हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आज हम बिजनेस लॉ के टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं एवं इसके एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं। आज हम इस लेक्चर से के माध्यम से इस पर फोकस करेंगे। Definition of contract. Sir Frederick Pollock defined it as every agreement and promise is enforceable at law is a contract. सर फेडरिक पॉलक ने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक ठहराव और वचन जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है एक अनुबंध कहलाते हैं। मीन्स ऐसे एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है या कानून का उसमें हस्तक्षेप होता है या इन्वॉल्वमेंट होता है, उन सबको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। मीन्स कि अनुबंध क्या होता है? अनुबंध ठहराव और प्रवर्तनीयता का एक समावेश होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स अगर हमारे पास जो एग्रीमेंट कर रहे हैं अगर वो लॉफुल है और वो कानून के द्वारा जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से वो क्या कहलाएगा? वो माना जाएगा आपका एक अनुबंध, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कोई एग्रीमेंट में कानून का अगर हस्तक्षेप नहीं होता है और जिसका नेचर, एग्रीमेंट का नेचर ही अगर आपका इलीगल है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो एक वैध अनुबंध के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं हम ठहराव। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ऑफर और प्रपोजल। मीन्स अगर कोई व्यक्ति जब तक हमें ऑफर नहीं देगा, ठीक है ना, या प्रपोजल हमारे सामने नहीं लाएगा और दूसरा व्यक्ति अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, इट मीन्स अगर ए नाम का व्यक्ति अगर किसी बी नाम के व्यक्ति के पास में अगर कोई ऑफर या प्रपोजल लेके जाता है और बी पर्सन उस प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। परंतु नेचर कौन सा होना चाहिए? यहाँ पर नेचर होना चाहिए इसका वैलिड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि ए बोलता है कि मैं अपना मकान आपको बेचना चाहता हूं 4 लाख रुपए में, और बी अगर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, इट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कौन सा है? ये वैलिड एग्रीमेंट है, क्योंकि दोनों पक्ष एक ही पॉइंट पे, एक ही उद्देश्य से क्या हो रहे हैं? सहमत हो रहे हैं। तो ये क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसके अंदर उसने बोला यहाँ पर पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना। मीन्स द लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। मीन्स जो पक्षकार है, ठीक है, जो एग्रीमेंट करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी कैपेसिटी है या नहीं अनुबंध करने की, एग्रीमेंट करने की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आ रहा है व्यक्ति मेजर है या नहीं। मेजर मीन्स वयस्क है या नहीं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है और अगर उससे हम कोई अनुबंध करेंगे, तो ऐसे अनुबंध का हमारे लिए कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। दूसरा साउंड पर्सन। साउंड पर्सन मीन्स ऐसा व्यक्ति जो मस्तिष्क बोलते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी पागल व्यक्ति के साथ अगर हम कोई अनुबंध करेंगे तो ऐसे अनुबंध मीन्स का कोई महत्व नहीं होगा। मीन्स हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे कोई अनसाउंड पर्सन है और अगर हम उससे बोले कि आपका जो मकान है या आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो हम खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और हम उससे साइन करवा लें, तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे ट्रांसफर का कोई महत्व नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही क्या है? यहाँ पर इलीगल है और वो बंदा जो है, मीन्स जो अनसाउंड पर्सन है, वो कैपेबल नहीं है एग्रीमेंट करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट इसमें आ रहा है जो किसी अन्य राज्य नियम के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो। मीन्स अगर गवर्नमेंट ने या कानून ने ऐसे व्यक्ति को प्रतिबंधित कर रखा है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी प्रकार कोई अनुबंध या ठहराव नहीं कर सकता है, तो ये भी उसकी एक कैपेसिटी होती है और वो अगर इसको फुलफिल नहीं करेगा तो हम उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। फ्री कंसेंट मीन्स होता है स्वतंत्र सहमति। मीन्स जो पक्षकार है उसके ऊपर हम बिना किसी दबाव के, मीन्स उसके ऊपर हम अंडर इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव, कपट, फ्रॉड, मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलती या भूल, जिसको बोलते हैं मिस्टेक, के द्वारा अगर हम कोई अनुबंध एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वो फ्री कॉन्सेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा और ये लीगल नहीं होगा। मीन्स कानून के द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कानून, ऐसे एग्रीमेंट को या ऐसे ठहराव को हम क्या कहेंगे? अवैध कहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि फ्री कॉन्सेंट होना भी आवश्यक है। मीन्स व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से
अपनी इच्छा से अगर वो अनुबंध करना चाहता है, वो एग्रीमेंट करना चाहता है, तो वो वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए ए व्यक्ति अगर बी को कहता है कि वो उसका मकान 10,000 रुपये में खरीदना चाहता है, परंतु बी अपना मकान उसको बेचना नहीं चाहता है, परंतु वो उसे डरा धमका कर, ठीक है ना, और प्रस्ताव स्वीकार करवा लेता है। तो ऐसा प्रस्ताव और ऐसी स्वीकृति फ्री कंसेंट में स्वतंत्र सहमति की परिभाषा में नहीं आती है। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव मीन्स एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। सेक्शन 23 वैध अनुबंध होने के लिए पांचवा आवश्यक लक्षण है कि ठहराव उन ठहरावों में से होना चाहिए जो कि अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से वैध घोषित किया गया हो। मीन्स अगर अधिनियम द्वारा अगर उसे स्पष्ट रूप से अवैध घोषित कर दिया जाता है या व्यर्थ घोषित कर दिया जाता है, तो फिर ऐसे ठहराव का कोई महत्व नहीं होता है, और ऐसे ठहराव मीन्स ऐसे एग्रीमेंट से हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। अनुबंध मीन्स कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अनुसार निम्नलिखित ठहराव मीन्स एग्रीमेंट स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं। कौन से किए गए हैं? तो जैसे पहला, किसी की शादी या विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। दूसरा, वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव। अगर हम कोई सरकार कोई काम कर रही है और अगर उसमें रुकावट डालते हैं तो ऐसे ठहराव भी क्या होंगे? आपके लिए व्यर्थ होंगे। ठहराव जिनका अर्थ निश्चित ना हो, मत ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा हो। तीसरा, नेक्स्ट, बाजी लगाने के रूप में किए गए ठहराव, बेजरिंग एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और असंभव कार्य करने के ठहराव, ऐसे कार्य जिसके होने की कोई संभावना ही नहीं हो और हम उसके लिए अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसका कोई महत्व हमारे लिए नहीं होगा। लास्ट, ठहराव का लिखित, प्रमाणित, रजिस्टर्ड होना चाहिए, मीन्स रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। यदि भारत में प्रचलित किसी विशेष अधिनियम का ऐसा आदेश हो तो ठहराव लिखित, साक्षी द्वारा प्रमाणित अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए। उदाहरण के लिए, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार अचल संपत्ति के कुछ निश्चित मूल्य से अधिक के विक्रय, बंधक, पट्टा आदि के अनुबंधों का लिखित तथा रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अनेक ठहरावों का लिखित होना जरूरी है।